सबको इंतजार था एप्पल के नए फोन का और अटकलें ये थी कि नए फोन में से एक सस्ता फोन होगा। लेकिन अफसोस ये हो ना सका और अब आलम यह है कि अपना फोन अपग्रेड करने के लिए मैं गूगल के मोटो एक्स का इंतजार करूंगी। और इसी इंतजार के साथ शुरुआत करेंगे आज के शो की। मैं हूं अश्लीन कौर। देखते हैं क्या है खास आज हमारे शो में। बिजनेस को बढ़ाने के लिए छोटी और मंझौली कंपनियां भर रही हैं नई उड़ान, कर रही हैं नेशनल लेवल पर एडवर्टाइजिंग। ब्लैकबेरी का नया फोन कितना सहारा दे पाएगा ब्रांड की डूबती नैया को? और हमारी खास सीरीज बातों बातों में आज मुलाकात पीयूष पांडे से। एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर अच्छा ही है। देश तरक्की कर रहा है, इसका पता सिर्फ सरकार और बड़ी कंपनियों की सफलता से नहीं लगता। इसका एक और मापदंड है कि देश में कितने लोग तरक्की कर रहे हैं। छोटे और मझोले बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इस मंदी के माहौल में भी देश में एसएमई सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है और ऐसे में अपना बिजनेस बढ़ाने और चमकाने के लिए अभी एसएमईज एडवर्टाइजिंग पर भी जोर देने लगे हैं। भाग मिल्खा भाग की सफलता को भुनाते हुए इंटेक्स मोबाइल ने फरहान अख्तर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना और हाल ही में एक नया फोन और कैंपेन लॉन्च किया। इंटेक्स असल में एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी के तौर पर शुरू हुई और उसने काफी तरक्की की। कुछ समय पहले ब्रांड को लगा कि मोबाइल फोन मार्केट में वो कम कीमत में लोगों को वो दे सकती है जो बड़े ब्रांड्स नहीं दे पा रहे। पहले इंटेक्स ने गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के टियर 2, टियर 3 शहरों में अपने पैर जमाए और अब वो देश भर में अपनी पहचान बनाने को तैयार है। जब हमें स्मार्टफोन के साथ मार्केट में एंटर होना था तो हमने फरहान अख्तर को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया। तो मार्केटिंग के बिना आप मासेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहाँ तक खर्चे की बात है, ये तो टाइम के साथ यू हैव टू कीप ऑन स्पेंडिंग, यू नो, क्योंकि आपको शहरों में भी पहुंचना है, आपको गांवों में भी पहुंचना है, हर आदमी के साथ कनेक्ट करना है। मार्केटिंग कैंपेन काफ़ी इफेक्टिव रहा है हमारा। सेल्स रेवेन्यू इंडेक्स की मंथ पर मंथ बढ़ती गई हैं, लेकिन जो हमारा अभी एक्वा i5 का कैंपेन हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगा मार्केटिंग अकेला है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसने इस कैंपेन के बाद सेल्स में कंट्रीब्यूट करा है। कुछ तो झोल है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को नया करके बेचना, ये यूनिक आइडिया है ग्रीन डस्ट का। अपने इसी कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन डस्ट ने हाल ही में अपना टीवी विज्ञापन निकाला एक्टर विनय पाठक के साथ। ब्रांड का मानना है कि इससे ग्रीन डस्ट के बारे में लोगों को पता चलने लगा है और ये ब्रांड के लिए काफी फायदेमंद होगा। 1 साल की वारंटी भी। डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल रिफर्बिश्ड। टेलीविजन के साथ हमने पैन इंडिया रीच करने की है एंड सिनेमा के साथ हम एब्सोल्युटली लोकल लेवल पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जिसे हम हमारे जो टियर 2, टियर 3 में स्टोर्स हैं उनके लिए हम पुश फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। एंड व्हेन वी गो टू से दैट हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल से भी हम पैन इंडिया कैंपेन रोल कर रहे हैं। वाटर पंप से शुरुआत करके इन्वर्टर और बैटरीज बनाते हुए अराइज इंडिया ने अपने ब्रांड का नाम गाँव और छोटे शहरों में बना लिया था। इसी का फायदा उठाते हुए ब्रांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के बाजार में उतरा। एडवर्टाइजिंग और मीडिया की जरूरत का एहसास भी ब्रांड को इस मार्केट में कदम रखने के बाद हुआ। पहले आईपीएल में पंजाब 11 को सपोर्ट किया, हाल ही में वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा के साथ मिलाया हाथ और अब देश भर में अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रांड नई टीवीसी भी ला रहा है। देखिए, अगर हमें जिस तरह से हम टर्नओवर बड़े कर रहे हैं और हमारे प्लानिंग्स हैं कि हम एक अच्छा टर्नओवर करें, तो उसकी सक्सेस के लिए ये सारे रास्ते ज़रूरी हैं। हमें ब्रांड एम्बेसडर को भी लाना होगा, हमें अपनी टीवीसीज हमारी बन रही हैं और मार्केटिंग को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। एसएमईज में टीवी पर एडवर्टाइजिंग का ट्रेंड शुरू किया .कॉम्स ने, लेकिन अब सालों से अपने ब्रांड को छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग से बढ़ाते आए एसएमईज भी टीवी और डिजिटल एडवर्टाइजिंग को अपने लिए बहुत अहम मान रहे हैं। अब एसएमईज समझ गए हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। अभी जो छोटे ब्रांड्स भी है वो अपने आप को टेलीविज़न कैंपेन्स करने के लिए ले रहे हैं। ये इसी के लिए है क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम प्रिंट पे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, बट अगर हम टीवी करते हैं तो उससे हमारा रीच भी बहुत ज़्यादा होता है और जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ रहती है उनमें पेनिट्रेशन फास्ट मिलती है, उससे मार्केट अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है एंड
मार्केट जो क्रिएट करना है, हमारे कस्टमर्स को रेडीनेस करनी होती है, वो बहुत फास्ट होती है। जैसे कि पहले हमने वाटर पंप का बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें नॉर्मली होता है कि आपको रूरल मार्केट में अपने पहुंच को ज़्यादा बढ़ाना होता है, अपने पर्सनल रिलेशन से बिज़नेस को ज़्यादा होता है। अब हमने जैसे ही अप्लायंस बिज़नेस को स्टार्ट किया पिछले 2-3 साल से, तो हमें महसूस हुआ कि इसमें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। मार्केटिंग में मीडिया की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। प्रिंट एडवर्टाइजिंग एसएमईज को काफी महंगी पड़ती है। ऐसे में टीवी और डिजिटल का मिक्स काम करता है। एक जोरदार डिजिटल स्ट्रैटेजी भी एसएमईज के काफी काम आती है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 40% एसएमईज इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एसएमई आमतौर पर औसतन 25 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च करता है। ऐसे में टीवी और डिजिटल का मिक्स उनके निवेश पर सबसे बढ़िया रिटर्न्स उन्हें देता है। ग्रीन डस्ट स्मार्ट ऑल्टरनेटिव। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे गूगल के मोटो एक्स के विज्ञापन, जिन्होंने यूट्यूब पर मचाई है धूम। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। ब्लैकबेरी ने अपना नया फोन ब्लैकबेरी 9720 देश में लॉन्च कर दिया है। कई रंगों में अवेलेबल ये फोन ब्लैकबेरी 7OS पर बना है। इसकी कीमत 15,990 रुपए है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्लैकबेरी की ये कोशिशें उससे अपने ब्रांड की डूबती नैया को बचाने में मदद कर पाएंगी, या फिर ब्लैकबेरी भी नोकिया की राह पर चलता दिखाई देगा। ब्रांड बाजार के पिछले शो में हमने आपको ब्रांड नोकिया के बिखरने की वजह बताई। इस हफ्ते देखते हैं कहां हुई ब्लैकबेरी से गलतियां और क्यों समय के पन्नों में ब्लैकबेरी खो रहा है अपनी पहचान। एक खास रिपोर्ट में खबर है कि ब्लैकबेरी ने अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है। ब्रांड ब्लैकबेरी पर मंडरा रहे खतरे के बादलों का ये पहला संकेत नहीं है। अपनी यूएसपी एन्क्रिप्टेड ईमेल सर्विस की वजह से ब्लैकबेरी को कॉर्पोरेट सेक्टर के हर व्यक्ति की पहली जरूरत माना गया, लेकिन स्मार्टफोन्स के बढ़ते बाजार ने उसके इस यूनिक सेलिंग पॉइंट को धो दिया। जब तक ब्लैकबेरी को होश आया तब तक वो बहुत पीछे छूट चुका था। अब ब्लैकबेरी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ एक ऑफिस का फोन बन गया है, क्योंकि उनकी कंपनी की ब्लैकबेरी के साथ डील है। लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए अब लोगों के पास 5 से 10 हजार के बीच ढेरों स्मार्टफोन्स हैं, जिनकी बिक्री लगातार बढ़ रही है। ब्लैकबेरी की सबसे अहम स्ट्रेंथ जो थी वो थी ईमेल हैंडलिंग। BBM के जरिए जवान लोगों में पॉपुलर होना तो इत्तेफाक था। अब ये भूल गए कि मेरी ताकत जो है, जो ईमेल है, वो अब हर हैंडसेट मैन्युफैक्चरर दे रहा है। तो अब उसी दायरे में, उसी आंगन में नाचना बहुत कठिन है। आपको आंगन बदलना पड़ेगा। ग्राहक बोलने लगे कि देखिए 2 टाइप्स के फ़ोन मिलते हैं। एक तो है बिजनेस फ़ोन, बोरिंग फ़ोन है, और दूसरा है पर्सनल फ़ोन, इंटरेस्टिंग फ़ोन है। और इसमें एक कास्ट हायरार्की हो गया, जहां पर उन्होंने ये कैजुअल फ़ोन है, जो फन फ़ोन है, उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इस हिसाब से ब्लैकबेरी फेल बिटवीन 2 स्टूल्स। ब्लैकबेरी की सबसे पहली नासमझी रही अपने आप को एक दायरे में सीमित करना, फिर उस दायरे के आगे ना सोच पाना। ब्रांड को समय की मांग समझ नहीं आई। हालांकि पिछले दिनों ब्लैकबेरी ने कई कोशिशें की अपने सेल और ब्रांड को पटरी पर लाने के लिए। वो सस्ते फोन भी लेकर आए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि बाजार अब ब्लैकबेरी से काफी आगे की सोच रहा था। ये जो ब्रांड जब एक्सक्लूसिव बनते हैं, उनको जब मास बनाते हैं, तो इमीडिएटली तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एकदम पूरी मार्केट उसको एम्ब्रेस कर लेती है। लेकिन जो डाइल्यूशन होती है ब्रांड वैल्यू की, वो लॉन्ग टर्म उसके गेन्स एकदम चले जाते हैं। ब्लैकबेरी ने 2009 से गिरावट महसूस करनी शुरू की। अब इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे की मार्केट्स में भी उनका मार्केट शेयर घटता हुआ नजर आ रहा है। कई बार हुए मैनेजमेंट चेंजेस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की है। एक बात जो ब्लैकबेरी के खिलाफ गई वो थी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी। इससे कर्मचारियों को ऑफिस में अपनी पसंद का फोन इस्तेमाल करने की छूट मिली और ब्लैकबेरी की जगह सैमसंग या एप्पल लोगों की पसंद बन गए। हालांकि यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ब्लैकबेरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्लैकबेरी की BBM मैसेंजर सर्विसेज युवाओं में काफी पॉपुलर रही, पर ये ब्लैकबेरी के प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रही। फिर व्हाट्सएप मैसेंजर आया और BBM जितनी जल्दी पॉपुलर हुआ उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। इसी दौरान कंपनी ने भारत और साउथ एशिया में कई मैनेजमेंट चेंजेस देखे, अपना नाम भी रिम से बदलकर ब्लैकबेरी किया, एक नया ब्रांड एम्बेसडर भी लिया, लेकिन किसी भी तरह का बदलाव ब्रांड को बचा नहीं पाया। Brands take a long time to build,
एंड यू हैव टू स्टे विद द सेम पोजिशनिंग। उसी फिलॉसफी पे अड़े रहना ब्रांड्स को ज़रूरी है, बार बार बदल नहीं सकते। अगर बार बार बदलते हैं तो कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि आपका ब्रांड क्या है। तो ब्लैकबेरी मेरा ख्याल है शायद अगर वो कंप्लीटली एंटरप्राइज सॉल्यूशंस B2B स्पेस में अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो मेरा ख्याल है कुछ हद तक गुडविल उनके पास अभी भी है। आज की तारीख में अगर आप देखें कि कौन लोग ब्लैकबेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है द एवरेज एज विल बी अबव 45। कनाडा में एक पेजर कंपनी के तौर पर शुरुआत करने वाला ब्लैकबेरी सन 2000 में अपना पहला स्मार्टफोन लेकर आया, जिसमें ईमेल, फोन कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट फैक्सिंग, वेब ब्राउजिंग जैसे कई वायरलेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज थी। उसके बाद से ब्रांड ने कुछ सालों तक सुनहरे दिन देखे, लेकिन स्मार्टफोन्स के बाजार के नए छोटे और बड़े प्लेयर्स ने मिलकर ब्रांड ब्लैकबेरी की हालत पस्त कर दी। आज ब्लैकबेरी एक बायर की तलाश में है। कई बड़ी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है। देश और दुनिया की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बाजार में काफी हलचल रही पूरे हफ्ते। तो एक नजर कुछ ऐसी खबरों पर जो छाई रही हर तरफ। एप्पल ने अपने नए आईफोन 5S और 5C लॉन्च कर दिए हैं। जानकारों का मानना है कि इन दोनों नए फोन से एप्पल इनोवेशन की एक और सीढ़ी चढ़ गया है। लेकिन एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जंग दिन ब दिन मजेदार होती जा रही है। एप्पल के आईफोन लॉन्च से ठीक एक दिन पहले गूगल ने अपने नए फोन मोटो X के टीवी विज्ञापन लॉन्च किए, जो यूट्यूब पर भी छा गए। और ये नया फोन आपकी बात सुनकर और आपके एक्शन से आपके कई काम कर पाएगा। गूगल की फैक्ट्री से निकला ये पहला फोन होगा और गूगल इसका प्रचार एक फैशनेबल कस्टमाइजेबल डिवाइस के तौर पर कर रहा है। I would like to welcome all of you all to my comedy kingdom. YouTube टीवी की जगह ले ले, उसमें तो अब बहुत वक्त है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये एक नया और तेजी से बढ़ता माध्यम बन रहा है लोगों के एंटरटेनमेंट का। इसी को देखते हुए YouTube ने कॉमेडी वीक का आयोजन किया, जहां 400 घंटे की कॉमेडी प्रोग्रामिंग YouTube इंडिया पर दिखाई जा रही है। इसमें बॉलीवुड सीन से लेकर सारे कॉमेडी शोज कई सारी भाषाओं में लोगों को उपलब्ध होंगे। इसके लिए YouTube ने एक प्रोडक्शन हाउस से भी टाई अप किया है, जो 35 नए शो तैयार करेंगे खास YouTube के लिए, जिसमें देश के बड़े कॉमेडी स्टार्स होंगे। इसके अलावा मशहूर YouTube चैनल जय हिंद टीवी, द वायरल फीवर और NH7 जो कॉमेडी के बेताज बादशाह है, वो भी इस वीक का हिस्सा हैं। ये सब कॉमेडी वीक के बाद भी अवेलेबल होगा। और जैसे हम अभी देख रहा है जो ट्रेंड्स है, और भी लोग YouTube को बाय द डिफॉल्ट डेस्टिनेशन ऑफ कॉमेडी मानेंगे। और हमारा ये उम्मीद है कि आगे भी जाके कॉमेडी वीक और दूसरा जो क्वालिटी कंटेंट और एरियाज जो इंडिया का लोग चाहते हैं, बी इट म्यूजिक, बी इट एंटरटेनमेंट, ड्रामास, वी विल हैव मोर आइडियाज लाइक दिस कमिंग। 2014 के इलेक्शन में ब्रांड मोदी का सामना करने के लिए कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी JWT को हायर किया है। कांग्रेस का 2014 लोकसभा इलेक्शन कैंपेन JWT और IPAN मिलकर देखेंगे। ये दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं। 500 करोड़ की इस डील में JWT क्रिएटिव्स बनाएगी और IPAN पब्लिसिटी पर काम करेगी। 2009 लोकसभा चुनाव में भी JWT ने ही कांग्रेस का कैंपेन बनाया था और 2011 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस का कैंपेन भी इन्हीं का था। कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही UPA सरकार पहले ही अपना भारत निर्माण कैंपेन उतार चुकी है और ये कैंपेन परसेप्ट का बनाया हुआ है। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी खास सीरीज बातों बातों में आज मिली एडवर्टाइजिंग के बादशाह पीयूष पांडे से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और अब वक्त है हमारी खास सीरीज बातों बातों में का। आज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के किसी भी टॉप क्रिएटिव बंदे से पूछो कि उनके लिए इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन और मेंटरिंग फोर्स कौन है, तो सबसे पहले नाम आएगा उगिलवी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और क्रिएटिव डायरेक्टर साउथ एशिया पीयूष पांडे का। आज हमारी खास स्पेशल सीरीज बातों बातों में हमारी संवाददाता शिवानी खरत उन्हीं से बात कर रही है।
ब्रांड बाजार मना रहा है अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी और हमने सोचा इसी मौके पर हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री के फर्स्ट इन कॉन्सिक्वेंस यानी कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के टॉप दिग्गजों के साथ। आज हमारे साथ है ओगलबी के पीयूष पांडे। सर, वेलकम टू ब्रांड बाजार। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली आपने एक मूवी में काम किया है, तो आपकी एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा? वो एडवर्टाइजिंग के आदमी ने बनाई है फिल्म, सुजीत सरकार ने, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। और उसको लगा कि मैं शायद एक छोटा सा किरदार उसमें कर सकता हूँ, तो मैं एक्टर तो हूँ नहीं, मगर मैंने कर लिया। आप कई अरसों से इस इंडस्ट्री में है, तो मुझे बताइए क्या रहे वो पाथ ब्रेकिंग चेंजेस इस इंडस्ट्री के लिए? देखिए, 1982 में जब एशियाड हुआ था, तब से कलर टीवी आया था, और 4-5 साल में पूरा हुलिया बदल गया था कि टीवी हर एक एडवर्टाइज़र के लिए सबसे ज़रूरी माध्यम हो गया था। तो वो सबसे बड़ा चेंज था। फिर मिड 90s में रूरल एडवर्टाइजिंग पे बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स ने ध्यान दिया, तो वो एक नया एडिशन आया। अब डिजिटल आ रहा है, तो एक नया एडिशन आएगा। इतनी देर में रेडियो का रिवाइवल हो गया, लोग कह रहे थे रेडियो की डेथ हो चुकी है। सिनेमा का रिवाइवल हो गया, लोग कह रहे थे सिनेमा का क्या होगा। तो एक साइकिल है जिसमें एडिशंस होते जाते हैं वक्त के हिसाब से, नए नए मीडियम आएंगे और अपने आप को उनसे अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी काम है। अगर आप 80s की एडवर्टाइजिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग होती थी, आपको समझाया जाता था दांत कैसे साफ़ करते हैं, तो एक बड़ा फॉर्मेटेड मामला था। और करीब 90s की मिडल या उससे एक आध साल पहले से लोगों को समझ में आया कि टीवी एक एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट का माध्यम है, तो उस पर सिर्फ ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है। तो उस सोच के हिसाब से एडवर्टाइजिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई और लोग उत्सुक हो गए कि नया ऐड कौन सा आया है। तो एडवर्टाइजिंग में एक जो बोर्डम थी वो निकल गई। इस इंडस्ट्री के टैलेंट के बारे में आपकी क्या राय है, और ओवरऑल अगर इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक तरीके से आसान है, एक तरीके से मुश्किल है। आसान इस तरीके से, आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा यंगस्टर्स को पसंद आता है, उनको भी लगता है मैं भी कर सकता हूँ। तो आप बिना सॉलिसिट किए अपने काम के बूते पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो मेरे ख्याल से सबसे नेचुरल तरीका है। और लगातार टैलेंट ढूंढना, बड़े शहरों से बाहर निकलकर छोटे शहरों में टैलेंट ढूंढना, ये लगातार एक एफर्ट होनी ज़रूरी है। अब आप चाहे स्पोर्ट्स में देखिए, चाहे फिल्मों में देखिए कि कहाँ एक छोटी सी जगह से MS धोनी आ गए, कहाँ छोटी सी जगह से इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ गए। तो ये खोज जो है ये बिल्कुल पूरे भारतवर्ष के बेसिस पे होनी चाहिए। पहले एडवर्टाइजिंग में था सिर्फ मेट्रो के लोगों को एडवर्टाइजिंग के पेशे के बारे में मालूम था, बाकियों को मालूम नहीं था। तो अब इंटरेस्ट जगह है और हमें उसको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मोटिवेशन एक बड़ा इशू है इस इंडस्ट्री के लिए? बहुत ज़रूरी है। आप थोड़े से सीनियर प्लेयर हैं, मगर आप एक अच्छे प्लेयर के साथ में खेल रहे हैं, तो उसे जितना सिखाना है उतना उससे सीखना भी है। तो मेंटोरिंग एक रिश्ता है जो गुरु शिष्य का नहीं है, वो एक सहयोगी का है। मोटिवेशन की बात पर स्टिक करते हुए, अवार्ड्स एक तरह का मोटिवेशन रहता है फॉर द टैलेंट विद इन द इंडस्ट्री। मुझे बताइए, ओवरऑल जो पिछले कुछ सालों से या फिर पिछले कुछ महीनों से स्पेसिफिकली जो सवाल उठे हैं अवार्ड्स को लेकर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब अवार्ड्स किसी ऐसे काम के लिए मिलते हैं जो जनता को भी बहुत पसंद आता है और क्रिटिक को भी उतना ही पसंद आता है, तब अवार्ड का मीनिंग है। और अवार्ड की भूख इतनी बढ़ जाए कि आदमी सोचे मैं 20 लड्डू बैठ के एक साथ ही खा लूँगा, तो इंडस्ट्री को नुकसान होता है। और यही एक पिछले 1-2 सालों में हुआ है कि एक होड़ सी लग गई है कि मैं ज़्यादा अवार्ड जीतूँगा, तो लोग उस चक्कर में ऐसे ऐसे काम एंटर करते हैं जो किसी ने देखे ही नहीं। आपने किसी जंगल में किसी छोटे अखबार में निकाल दिया और बोले मेरा अच्छा काम है,
तो अच्छा काम वो होना चाहिए जो लोगों तक पहुंचे। अगर हम कान जैसे प्लेटफॉर्म पर जाए तो हमें ये महसूस होता है या फिर ये एहसास होता है कि एज अ कंट्री एंड एज अ इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ अचीव करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हमारा देश एक कॉन्टिनेंट की तरह है। यहाँ हम इतनी भाषाओं में काम करते हैं, यहाँ हम इतने सेंटिमेंट्स को ख्याल में रखते हुए करते हैं, इतने हमारे रिलीजन हैं, उनकी क्या सेंसिटिविटीज़ हैं, तो हमारा एक हाथ पीछे बंधा हुआ रहेगा हमेशा। तो उसके बारे में ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, मगर उससे घबरा के जिस तरह के काम की मैं पहले बात कर रहा था कि कान में मैं जीत जाऊंगा अगर मैं इस टाइप का काम कर लूँगा जो किसी ने देखा नहीं है, तो वो एक गलत रेस है। आज इस इंडस्ट्री के सामने कैसे चैलेंजेस है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको लगातार टैलेंट ढूंढना है। दूसरा चैलेंज है कि हमें एक रेम्यूनरेशन पॉलिसी एग्रीमेंट ऐसा अपने क्लाइंट से करना चाहिए जिससे कि हम उस अच्छे टैलेंट को पैसे दे सकें। तो टैलेंट से बड़ा कोई चैलेंज है नहीं। आप डिजिटल एज अ मीडियम को बतौर चैलेंज देखते हैं कि बतौर अपॉर्चुनिटी? नए मीडियम को जब भी आप अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं। बहुत से लोग थे जिन्होंने टीवी को, जो प्रिंट राइटर्स थे, जब टीवी आया तो बोले नहीं ये ठीक नहीं है, और एक दशक के अंदर वो सभी क्रिएटिव लोग गायब हो गए। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो हर नए मीडियम को ऑप्टिमिज्म से देखना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा और उसमें एक्सेल करना पड़ेगा। तो क्या है फ्यूचर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का? मेरे ख्याल से जब तक मार्केट्स हैं, जब तक मार्केटिंग है, तब तक एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर अच्छा ही है। वेल पीयूष, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू ब्रांड बाजार। थैंक यू। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, सिर्फ CNBC आवाज़ पर।